अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर सामा रमज़ान है। आप सबको तो पता है क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल है ये। तो आज जनाब हमारे साथ मौजूद हैं बहुत इम्पोर्टेंट एक कंपोनेंट हेल्थ केयर का डॉक्टर मोहसिन और ये एक सीनियर साइकियाट्रिस्ट हैं। तो आज इनको अपने साथ बुलाने का मकसद ये है कि हमारे माशरे में बढ़ती हुई नफ़सियाती ज़हनी परेशानियों वाली बीमारियां जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इन बीमारियों के मतलब अवेयरनेस प्रोवाइड की जाए और डॉक्टर साहब की राय ली जाए कि जो लोगों के ज़हन में बहुत ज़्यादा अबहाम हैं और हमें भी बतौर डॉक्टर आम तौर पे बहुत से मरीज़ ऐसे देखने को मिलते हैं जिनमें हमें बज़ाहिर लग रहा होता है कि बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है इनकी बीमारियों का परेशानी के साथ। तो देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं डॉक्टर साहब से। मेरा पहला सवाल ये होगा कि डॉक्टर साहब ये जो एक पहला क्वेश्चन है कि आपके पास पेशेंट को कब आना चाहिए? एक साइकियाट्रिस्ट जो है वो एक आम पब्लिक के लिए कब ज़्यादा ज़रूरतमंद होता है और कब आम पब्लिक को एक साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए? जी, डॉक्टर उसामा, आपका आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। तो देखें, जो स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन की अलामात हैं, उदासी, परेशानी, ये नॉर्मल लाइफ़ का हिस्सा है। कोई भी आपकी लाइफ़ में ट्रॉमेटिक इवेंट आएगा तो आप में उदासी, परेशानी की या एंग्ज़ायटी, बेचैनी की अलामात आने लग जाएँगी। तो एक डॉक्टर को कब आपने विज़िट करना है, तो साइकियाट्री में या नफ्सियात में कोई भी डायग्नोसिस बनाने के लिए ना हमने ये देखना होता है कि पेशेंट के काम करने में की कैपेसिटी में कितनी कमी आई है। मिसाल के तौर पे सबसे जो कॉमन एग्जांपल इसकी हम अपनी लाइफ से ले सकते हैं वो ये है कि एक स्टूडेंट है, वो बड़ा होनहार था, वो उसके 90% नंबर लेने वाला बच्चा था, लेकिन अब कुछ 1-2 साल से इस तरह हुआ है कि उसके पास होना उसके लिए मुश्किल हो गया है, तो उसको हम कहते हैं फंक्शनल डिक्लाइन, ना उसकी फंक्शनैलिटी में इम्पेयरमेंट आ गई है। या एक कोई भी इंसान है, वो अपने ऑफिस वर्क टाइम पे बिल्कुल टाइम पे जाता था, अब कुछ महीने हो गए हैं वो लेट जाने लग गया है या उससे अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं हो रही, उसने लोगों से मिलना-जुलना कम कर दिया है। तो जब आपकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ मुतासिर हो जाए ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होती है कि अब आपको डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए। तो जब इस तरह आपकी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ छोटी-छोटी मुतासिर होने लग जाएँ, जो आप पहले बहुत ही अच्छी तरह परफ़ॉर्म कर रहे थे, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि अब आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। सही, आपने बिल्कुल सही फरमाया। यानी इन शॉर्ट कि अगर आप अपनी रोज़मर्रा की जो प्रोडक्टिविटी है उससे कमी आ जाए तो आपको मिलना चाहिए एक जी। साइकियाट्रिस्ट से। तो और आपने ये बड़ी अच्छी बात बताई कि देखिए उदासी या खुशी या फिर और इस तरह के जो मूड हैं वो नॉर्मल हैं हर इंसान हुँ। में। मतलब अगर कोई बुरी चीज़ देखें तो बिल्कुल सैड होना ये एक नॉर्मल पार्ट है। तो थोड़ी-थोड़ी वेरिएशंस तो हैं, यानी कि कुछ लोग थोड़े ज़्यादा संग दिल होते हैं, कुछ थोड़े से हुँ। कमज़ोर दिल होते हैं। लेकिन इस चीज़ को बीमारी हम तब ही कहना शुरू करेंगे जब ये एक बहुत लंबे अरसे तक हर वक़्त बंदा एक ही जैसी स्टेट में मौजूद रहे। जी। ऐसे ही है। जी, बिल्कुल। तो आपने बड़ा अच्छे तरीके से बताया कि जब आपको लगे कि आप किसी भी फ़ील्ड से हैं, स्टूडेंट हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपकी वर्क एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, यानी आपसे अब उस तरह काम नहीं होता, आप उदास-उदास रहते हैं, आपको लोग कहते हैं कि यार अब तुम वैसे ही नहीं रहे, तो हुँ। आपको चाहिए कि एक साइकियाट्रिस्ट से मिलें। हुँ। अब मैं आप डॉक्टर साहब आपसे ये थोड़ी-सी राय लेना चाहूँगा कि कन्विंस कैसे किया जाए ऐसे लोगों को, जब बाज़-औक़ात हम इमरजेंसीज़ में या रूटीन में अपनी प्रैक्टिस में भी देखते हैं कि बहुत से लोग आके कहते हैं कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है या जी मुझे पेट फूला-फूला रहता है, और हमें अंदाज़ा हो जाता है कि सारे टेस्ट कराने के बाद हमने जब देखा कि उनको कोई बहुत बड़ी बीमारी लाहिक नहीं है या कोई टेस्टों में उसकी तशरीह नहीं मिल रही हमें, तो हमारा एक डायग्नोसिस बन जाता है कि इस चीज़ का ताल्लुक एंग्जायटी के साथ है। यानी ये बहुत ज़्यादा मामूली चीज़ों को बहुत ज़्यादा सर पे लोग सवार कर लेते हैं। कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ वो। लेकिन लोगों के अंदर इस चीज़ को मानने की जो एक वो है ना कंप्लायंस, यानी कि शायद कि उन्हें ये दुश्वार बड़ी गुज़रती है बात कि जब उन्हें ये कह दिया जाता है कि आपको टेंशन है, परेशानी है, तो वो उन्हें लगता है जैसे कोई लोग उन्हें पागल कह रहे हैं। तो मैं आपसे ये थोड़ी-सी आपकी राय चाहता हूँ कि कैसे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए जाएँ कि भई आखिर उनको उनकी बीमारी का पता भी चल जाए
और फिर वो उसे माइंड भी ना करें, और यही एक वजह बन रही है शायद कि बहुत से लोग हमारे बताने के बावजूद आपके पास नहीं आते। जी डॉक्टर सामा, असल में नफ़्सियाती बीमारियों का इशू ये है कि लोगों के जहन में ये मिसकंसेप्शन होता है कि अगर हम किसी साइकेट्रिस्ट को या नफ्सियात के डॉक्टर को विज़िट कर लेंगे तो हम पे पागलपन का या इस तरह का कोई लेबल लग जाएगा। और दूसरी बात यह है कि लोग ये परसीव करते हैं कि अगर मुझे टेंशन हो रही है, मुझे एंग्जाइटी हो रही है, तो ये एक ज़हनी कमज़ोरी की अलामत है, जो कि इस तरह बिल्कुल नहीं है। जिस तरह जिस्मानी बीमारी किसी को भी लग सकती है, एक टांग की हड्डी का मसला, या फिर किसी को दिमाग का मसला, या किसी को दिल का मसला, कार्डियोलॉजिस्ट को भी दिल का मसला हो सकता है। इसी तरह ज़हनी जो नफ़्सियाती मसले हैं वो भी किसी को हो सकते हैं। तो इसमें ये कहने वाली बात कि मैं ज़हनी तौर पे कमज़ोर हूँ या मैं मेंटली वीक हूँ, इस वजह से ना लोगों को ये चीज़ एक्सेप्ट करना मुश्किल होती है। तो जैसे आपने बात की कि इमरजेंसी में जो लोग आते हैं, तो मेरे ख्याल से आप उनकी थोड़ी बहुत काउंसलिंग किया करें। उनकी काउंसलिंग से ज़्यादा उनके घर वालों की काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि घर वालों में हाई एक्सप्रेस्ड इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको काउंसलिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है। साथ बंदा ये कह सकता है कि एक दफ़ा आपको ना साइकियाट्रिस्ट की इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। हो सकता है आपको वो मसला ना हो, क्योंकि एक दफ़ा वो हमारे पास आ जाएँगे तो हम खुद ही, साइकियाट्रिस्ट भी उनको देखेगा, साइकोलॉजिस्ट भी उनको देखेगा, उनके काउंसलिंग सेशन होंगे, फिर उनमें इनसाइट आएगी, तो वो सारा ईज़िली डील हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से पेशेंट से ज़्यादा उसकी फैमिली को काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि पाकिस्तान में जो मैंने देखा ना अब तक, जितने भी साइकियाट्रिक के पेशेंट देखे हैं, जो फीमेल्स होती हैं ना, उनकी स्ट्रेस से, डिप्रेशन, एंग्जाइटी की सबसे बड़ी वजह ना उसके घर वाले होते हैं, या इनडायरेक्टली उसके ससुराल वाले। और जो जितने भी मेल्स आए हैं, चाहे वो यंग बच्चे हैं या फिर मिडिल एज लोग हैं, उनकी जो स्ट्रेस या डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह होती है, वो ये होती है कि फ्यूचर से रिलेटेड। जो मिडिल एज लोग आते हैं, कारोबार नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, आगे पता नहीं क्या होगा, बच्चों का कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। जो यंग बच्चे आते हैं स्टूडेंट लाइफ में, पढ़ाई नहीं हो रही, मुस्तकबिल की कोई समझ नहीं आ रही, आगे हम क्या कर पाएंगे, आने वाला वक्त कैसे होगा। लेकिन जो फीमेल ज़्यादा होती हैं, उनकी जो स्ट्रेस और डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह हाउस होल्ड रिलेटेड या फैमिली से रिलेटेड ज़्यादा इश्यूज होते हैं। सही डॉक्टर साहब, यानी ये मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ। हम भी इमरजेंसी में देखते हैं अक्सर एक यंग फीमेल बिल्कुल ठीक ठाक, उनको भागते हुए तेज़ तेज़ सांस लेती है, इमरजेंसी में लाया जाता है, तो उससे ज़्यादा उसकी वालदा वालद या कोई भी साथ आने वाला बंदा जो है ना, वो डॉक्टरों पे चढ़ाई कर रहा होता है कि हम्म, साडे बंदे ਨੂੰ फटाफट चेक जी। करो। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में मेन क्या फ़र्क है? क्योंकि बहुत सी आम पब्लिक जो है ना, दोनों को एक ही चीज़ समझती है। जी, दोनों फील्ड रिलेटेड हैं, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं वो आप एफएससी के बाद प्री मेडिकल एफएससी करते हैं, उसके बाद आपने एमकैट देना है, फिर आप एमबीबीएस करेंगे 5 साल का, उसके बाद इंटर्नशिप। और साइकियाट्री जो है फिर स्पेशलाइजेशन में आती है ना, एमबीबीएस करने के बाद आपने स्पेशलाइजेशन करनी है। लेकिन जो साइकोलॉजी है वो जस्ट आपने प्री मेडिकल एफएससी की है, और उसके बाद आपने बीएस साइकोलॉजी जो 4 साल का कोर्स है वो करना है। उसके बाद 2 साल आप एमएस करते हैं उसका, और उसके बाद पीएचडी। तो जो साइकेट्रिस्ट हैं वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, उनका ज़्यादा काम होता है डिजीज़ को डायग्नोज करना और उसको मेडिकली मैनेज करना। और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनका ज़्यादा काम होता है काउंसलिंग के ज़रिए, या जिसे हम कॉमन ज़ुबान में बातचीत के ज़रिए इलाज कहते हैं, वो उनका ज़्यादा रोल होता है। तो साइकेट्रिस्ट काउंसलिंग थोड़ी बहुत कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा साइकेट्रिस्ट काउंसलिंग नहीं कर सकते। अगर साइकेट्रिस्ट मेडिसिन के अलावा साथ लंबे लंबे काउंसलिंग के सेशन ले रहा है तो वो गलत बात है। इसी तरह साइकोलॉजी जो होते हैं वो जस्ट काउंसलिंग कर सकते हैं, ठीक है। वो कुछ इस तरह की बातें सुनने में आती हैं कि साइकोलॉजिस्ट मेडिसिन भी देना शुरू कर देते हैं एक्सेट्रा, लेकिन वो अनएथिकल प्रैक्टिस है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। यानी ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट का रोल जो है वो इंसान की नफ्सियात को समझते हुए उनसे ऐसी बातें और उनकी पास्ट में हुए कुछ ऐसे बैड एक्सपीरियंसेस को काबिल बर्दाश्त बनाना, और उनसे वो बातें कह लें कि उगलवाना, तो मैं नहीं कहूँगा, अच्छी बात नहीं है, लेकिन मकसद ये है कि वो उस जड़ तक पहुँचना कि जहाँ से उनकी उस उलझन का जिसे कहते हैं आगाज़ हुआ था। और अगर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे शिज़ोफ्रेनिया, ऐसी कुछ बीमारियां जो बड़ी सख्त किस्म की हैं, जिनको ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत होती है, वो साइकेट्रिस्ट हैं। तो अब एक बड़ा अभाम लोगों के जहन में होता है कि भाई एक दफ़ा दवाइयां लग जाए ना, तो ये फिर सारी उम्र ही खानी पड़ती हैं।
इसके हुँ। बारे में आप थोड़ी-सी लोगों को रहनुमाई करें कि भई बात क्या ये सच है? जी डॉक्टर उसामा, नफ्सियात में बहुत कम दवाइयाँ ऐसी हैं जिनके लगने के चांसेस होते हैं। वो ज़्यादातर ना नींद की दवाइयाँ होती हैं, लेकिन वो भी जब आप बहुत ज़्यादा क्रॉनिकली लेना शुरू कर दें, लंबे अरसे तक लेना शुरू कर दें, तो फिर उनकी एडिक्शन के ज़्यादा चांस होते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम दवाइयाँ हैं उनकी एडिक्शन के चांसेस इसमें बिल्कुल नहीं होते। असल में नफ्सियात के डॉक्टरों के बारे में लोगों में बहुत सी स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है इन बीमारियों के बारे में। आपको एक मैं छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दूँगा कि मेरे पास एक पेशेंट आया, वो 7-8 साल से अ, अफ़ीम खा रहा था। 7-8 साल के अरसे से अफ़ीम खा रहा था, तो उसने आया कि सर मैं अब छोड़ना चाहता हूँ, मेरे घर वालों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, बच्चों की लाइफ़ मुतासिर हो रही है। उसकी वाइफ़ उसे मोटिवेट करके लाई थी। तो जब आप अफ़ीम या कोई भी नशा छुड़ाना चाहते हैं, आपको पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है। उसको वही मैंने काउंसल किया कि एडमिशन करवा लें, लेकिन वो फैमिली विलिंग नहीं थी, तो हम नहीं कर सके। तो मैंने उसको कुछ मेडिकेशन लिख के दी, तो वो एग्री नहीं था मेडिसिन लेने के लिए। तो मैंने जस्ट कम करके ना उसे कहा चलो एक मेडिसिन लेना शुरू करो। तो लिटरली उसने मुझसे बार बार रिपीटेडली उसका एक ही सवाल था, सर इसके साइड इफेक्ट तो कोई नहीं है, इसका कोई नुकसान तो नहीं है। तो मुझे हैरानगी इस बात से हुई कि एक बंदा अपने शौक के साथ उसने अफीम खाना शुरू की, वो 7 साल से वो नशा करता आ रहा है, वो नशा करते हुए उसको उन साइड इफेक्ट्स का कोई नजर नहीं आए। या कितनी कितनी अरसा लोग शराब पीना शुरू कर देते हैं, स्मोकिंग 20-20 साल तक करते रहते हैं, लेकिन जब एक गोली खानी पड़ती है तो उसकी टाइम उनको वो फायदे और नुकसान, कोई छोटे से साइड इफेक्ट की बारे में सोचें आने लग जाती हैं। तो जब लोग अपनी ज़िंदगी मुतासिर करते रहते हैं बीमारी से, एक बंदा जो डिप्रेशन का शिकार है, देखें ज़िंदगी में क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। अब एक बंदा ज़िंदगी जी रहा है डिप्रेशन के साथ, ना उसको खाने में मज़ा आ रहा है, ना वो अपनी फैमिली के साथ सही तरह बात कर सकता है, ना कोई डेली लाइफ वो एंजॉय कर पा रहा है। वो ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर है या एक मेडिसिन ले लें हम जिसके साथ थोड़े बहुत कोई पेट कभी थोड़ा सा ख़राब हो गया या कोई इस तरह के मामूली से साइड इफ़ेक्ट आते हैं, वो भी बहुत कम लोगों को आते हैं। या फिर वो मेडिसिन खा के आप अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से जो आप डेली एक्टिविटीज़ हैं वो एंजॉय कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। तो हर काम का प्रोज एंड कॉन्स देखने होते हैं, फ़ायदा ज़्यादा है या नुकसान ज़्यादा है। तो साइकेट्री की जो मेडिसिन है उनके नुकसानात इतने नहीं हैं जितने आम पब्लिक में मशहूर हैं। तो वो एक मुहावरा भी है ना कि शेर की जो एक दिन की ज़िंदगी है वो गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। क्या आप इससे समझते हैं कि ये जो क्वालिटी और क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट है कि भाई रोज़ आप जी रहे हैं ना, आपकी ज़िंदगी में कोई मज़ा है हुँ, और आप बेशक 10 साल गुजारें लेकिन आप रोज़ाना ये कहेंगे यार मेरी ज़िंदगी 'च ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਣਾ हुँ, ਸੀ, मैं तो कभी ज़िंदगी 'ਚ इंजॉय ही नहीं कर सकिया। तो अगर आप फ़र्ज़ करें कि आपको ये ज़िंदगी चाहिए या फिर आपको चाहिए 1-2 साल लेकिन हों ऐसे कि आप जिससे मिलें, खुशी से मिलें, जो काम करें आप उसमें आपको मज़ा आए, अपने प्यारों के साथ आप अच्छे दिन गुज़ार सकें। तो ये वो बातें बिल्कुल थीं, डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे से तफ़सील के साथ बताया कि देखें जो लोग जिनके ज़हन में ये वहम है कि दवाइयाँ लग जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। दवाइयाँ बनी हैं फ़ायदे के लिए और उनका जब इस्तेमाल एक मुस्तनिद डॉक्टर आपको लिख कर देता है ना, तो हुँ, वो आपसे कहीं ज़्यादा समझदार और वो सारी सोच विचार करके आपको लिख को देता है, जो कि आप शायद उतनी चीज़ें नहीं समझते। और दूसरा, लोग इंटरनेट का बड़ा ना मिसयूज़ करते हैं, उसको इतना ही मिसयूज़ करते हैं कि वो एक-एक इची-बिची तफ़सील जानना शुरू कर देते हैं। नफ्सियात का ये भी बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर आप पहले से ज़हन में एक बात बिठा लें कि ये चीज़ होनी है या इसका ये साइड इफ़ेक्ट है, तो वो फिर आपको हो या ना भी हो तो आप उसे घसीट कर जो है ना अपने अंदर डाल लेते हैं। तो ये वो चीज़ थी कि आपको ये ज़हन से बाहर निकाल देनी चाहिए। अगर आपको ऐसे मसले हैं, आप डॉक्टर के पास आएँ। अब ये उसकी स्वाबदीद है कि वो आपको जो भी दवाई लिख के देगा, उसने अल्लाह को जवाब भी देना है, एथिकली भी वो रिस्पॉन्सिबल है। तो इसलिए डॉक्टर पर मुकम्मल यकीन रखा करें। जब आपको डॉक्टर दवाई शुरू कराता है, तो वो आपके फ़ायदे के लिए ही होती है। अच्छा डॉक्टर साहब ये एक बात ज़रा थोड़ी-सी आवाम के लिए थोड़ी-सी क्लियर करें या इसको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करें कि आजकल हम बहुत ज़्यादा एक लफ्ज़ सुनते हैं माइंडफुलनेस। यानी कि जो मेरी समझ है वो यही है कि बड़े अच्छे से किसी चीज़ को करना। तो आप थोड़ी-सी इस बात को तफ़सील से समझाएँ कि माइंडफुलनेस क्या है? इसके क्या फ़ायदे हैं और इसको कैसे किया जा सकता है रूटीन में?
जी डॉक्टर सामा, माइंडफुलनेस में अगर मैं सिंपल आपको कहूँ तो माइंडफुलनेस का मतलब है कि आपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। तो जैसे डॉक्टर सामा, इसकी सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम वीडियो बना रहे हैं अभी, तो माइंडफुलनेस का मतलब ये है कि हमने अपना कंप्लीट फोकस इस वीडियो बनाने पे रखना है, प्रेजेंट मोमेंट पे। लेकिन आप भी नोट कर रहे होंगे कि हो सकता है आपके माइंड में कोई आने वाले 2 घंटे के बाद क्या होगा उसके थॉट चल रहे हों, घर के बारे में ख्यालात चल रहे हों, वर्क प्लेस के बारे में ख्यालात चल रहे हों। तो हुँ, माइंडफुलनेस का मतलब ये है कि अपने दिमाग को इन ख्यालात से प्रेजेंट मोमेंट में लेके आना। जो आप काम कर रहे हो आपने बिल्कुल उसी काम में फोकस रहना है, मगन रहना है। इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती हैं, जिनमें ग्राउंडिंग टेक्निक्स आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे कि आप अगर किसी पार्क में चक्कर लगा रहे हैं, वहाँ पे आप पूरा फोकस अपना प्लांट्स पे या फ्लावर्स पे रख सकते हैं। उस फूल के रंग को देखें, उसके टेक्सचर को फील करें, उसको स्मेल करें। इसी तरह अगर सिंपल सी जो एग्जांपल ले सकते हैं, इवन आप पानी पी रहे हो क्या हो, तो आपका माइंड जो आपके कंट्रोल में नहीं होता, वो हमेशा हुँ, कुछ ना कुछ और सोच रहा होता है। तो जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन हमेशा ना पास्ट के बारे में होती है, जो गुजरे हुए वक्त में आपके साथ इश्यूज हुए हैं, उसके थॉट्स आ रहे हैं, वो डिप्रेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। जो एंग्जाइटी होती है ना, वो खौफ होता है कि आने वाले वक्त में क्या होगा, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। लेकिन अगर आप अपने थॉट्स को सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में ले आए ना, तो इन दोनों चीज़ों से आपकी जान छूट सकती है। तो सिंपल, अगर आप पानी का ग्लास पी रहे हैं, तो अगर आपको फील करना चाहिए कि वो आप जो ग्लास आपने हाथ में पकड़ा है वो ठंडा है, गर्म है, पानी पी रहे हैं, पानी ठंडा है, या वो किस तरह आपको फील हो रहा है। थोड़ी बातें ऐसी लगती हैं जैसे कि थोड़ी बच्चों वाली या इस तरह की हरकतें, लेकिन इनके जो साइंटिफिकली या रिसर्च ने जो प्रूव किया है ना, इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। इवन जो बंदा क्रॉनिकली एंग्जाइटी में रहता है ना, उनके ब्रेन का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एमिगडाला कहते हैं। ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता ना उसका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। उसका रोल ये होता है कि वो ना डर, हमारे अंदर ना डर पैदा करता है, छोटी छोटी चीज का डर पैदा करता है। तो जब उसका साइज बढ़ता है ना, तो इंसान बहुत ही छोटी छोटी चीजों से डरने लग जाता है। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि आपके इर्द गिर्द वो छोटी सी बात होती है, वो इतना डर जाते हैं कि आपके ज़हन में भी आता है कि यार इतनी डरने वाली बात नहीं थी जितना इतने रिस्पॉन्स शो किया। तो असल में मसला ये होता है कि क्रॉनिकली स्ट्रेस में रह रह के उनके माइंड का वो जो एरिया ना मैगडला, उसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो माइंडफुलनेस जब बंदा क्रॉनिकली प्रैक्टिस करता है ना, तो वो जो मैगडला या दिमाग के हिस्सों का साइज चेंज हुआ होता है ना, वो भी वापस रिवर्ट होना शुरू हो जाता है। तो इस हद तक माइंडफुलनेस के डेली लाइफ में फ़ायदे हैं। तो इसके अलावा आप डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को इतना एंजॉय करना शुरू कर दोगे, आपकी डेली प्रोग्रेस, क्योंकि देखें अगर बच्चा एक पढ़ाई कर रहा है, वो सिर्फ पढ़ाई ही करे, अगर उस टाइम बैठ के उसको ना गेम खेलने के थॉट्स आए, ना अगले दिन स्कूल जाने के आए, कोई थॉट्स ना आए, सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, तो उसकी वर्क एफिशिएंसी कितनी बढ़ जाएगी। एक कोई डॉक्टर या कोई और कोई भी प्रोफेशनल अपना काम बिल्कुल मगन हो के उसी प्रेजेंट मोमेंट में रह करे, तो उसकी वर्क एफिशिएंसी आप खुद अंदाजा लगाएं कहाँ तक जा सकती है। तो डॉक्टर मोहसिन चाहता तो मैं भी यही हूँ, हमारे जो सुनने वाले हैं वो भी सब यही चाहते हैं। लेकिन ये चीज़ सुनने में आसान और थोड़ी करने में मुश्किल है और आपने बखूबी ये भी बताया कि इसको स्टार्ट कैसे किया जाए, जैसे हर चीज़ को कोशिश की जाए कि उसको फ़ील किया जाए, हम्म। थोड़ा-सा वक़्त ज़्यादा दिया जाए। तो आपको लगता है मोबाइलों का कोई कमाल है इस सारे मसले में कि जो अब हम आजकल माइंडफुलनेस के साथ चीज़ें नहीं कर पाते? मोबाइल के मौजू के ऊपर भी थोड़ी-सी आप अपनी कीमती राय दें। जी डॉक्टर समा, मोबाइल का तो आजकल बहुत बड़ा इशू हुआ है जिसने लोगों की नफ्सियात ख़राब की है। सबसे बड़ा इशू तो ये है, सोशल मीडिया की वजह से वो जो कंपैरिजन आ गया है। पुराने वक्तों में आप देखें, कोई अगर 60-70 साल पहले चले जाएं, कोई दो दोस्त होते थे, वो आपस में बिछड़ गए, वो कब दोबारा जाके मिलेंगे? 2 साल 5 साल बाद, उससे पहले उनको खबर भी नहीं मेरा दोस्त क्या कर रहा है, एक्सेट्रा। लेकिन आज अगर कोई आपका दोस्त है, वो कहीं यूरोप जा रहा है या कोई जापान जा रहा है, उसकी सोशल मीडिया पे पिक्चर्स आ रही हैं, या और भी ऐसे लोग जिनको आप जानते भी नहीं हैं, उनकी रील्स आ रही हैं सोशल मीडिया, तो ऑटोमेटिकली ना एक माइंड में कंपैरिजन क्रिएट हो जाता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, मेंटल हेल्थ को बड़ा मुतासिर करता है। और दूसरा जो मेंटल हेल्थ को सबसे ज़्यादा आजकल चीज़ खराब कर रही है ना, वो जो शॉर्ट्स हैं, जो आप रील्स देखते हैं ना, तो उसकी वजह से ना आपका जो आजकल लोगों को बड़ा मसला आ रहा है। आपने शायद ओपनिंग ओपीडी में देखा होगा कि यंग जनरेशन आ कहती है कि हमें ना मेमोरी इशू हो रहे हैं, चीज़ें बहुत जल्दी ना भूलने लग गई हैं।
उस वजह से ना एक बड़ा फैंसी सा आजकल डायग्नोसिस है जिसे हम एडीएचडी कहते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपरकिनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, तो लोगों को वो बड़ा लगता है कि हर बंदे को एडीआईडी हो गया है। असल में रील देखने की वजह से हमारा ना अटेंशन स्पैन बहुत ज्यादा शॉर्ट होता जा रहा है। तो उस वजह से अक्सर लोगों को लगता है कि मेमोरी इश्यूज आ रहे हैं एक्सेट्रा, क्योंकि जब आप रील देखते हैं आप एक टॉपिक पे होते हैं, सडनली आपका माइंड दूसरे टॉपिक पे स्विच करता है, वो डोपामिन रिलीज होती है, फिर सडनली दूसरे टॉपिक पे स्विच करता है। इवन इसीलिए आज के दौर में कुछ लोगों के लिए 2-2 घंटे में की मूवीज देखना या लंबे लंबे ड्रामा सीरियल देखना बहुत मुश्किल हो गया है। अच्छा, उसको भी वो लोग तेज हाँ, तेज तेज करके तेज। आगे आगे करके देख रहे होते हैं। 2x पे या 2x पे लगा के देख रहे होते हैं, क्योंकि रील्स की वजह से आपको बहुत ही शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में डोपामीन या जिसे हम प्लेयर हार्मोन कहते हैं मिल रहा होता है। तो इसका अब क्या सलूशन क्या है? ये मोबाइल ना इस्तेमाल करना तो बहुत मुश्किल सा काम है, लोग मोबाइल तो सारे यूज़ करते हैं, तो इसके लिए आप रिकमेंड क्या करते हैं कि इससे कम से कम कैसे किया जाए? सबसे पहले तो ये है कि अपनी जितनी भी ऐप्स हैं ना, स्पेशली टिकटॉक, व्हाट्सएप, फेसबुक, इनके आप सबसे पहले नोटिफिकेशन ऑफ कर देना, हम्म। ताकि वो जो सडन एक नोटिफिकेशन आता है तो बंदा किसी भी काम में बिजी हो तो अचानक वो ध्यान उधर जाता है, सबसे पहले तो उसके नोटिफिकेशन ऑफ किए जा सकते हैं। इसके अलावा ना सोशल मीडिया ने लोगों को ये लगता है कि हम सोशल इंटरेक्शन का मतलब है कि जो आप फेसबुक पे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, मैसेंजर से कर रहे हैं, व्हाट्सएप के कर रहे हैं, नहीं, उस सोशल इंटरेक्शन के बेनिफिट के बारे में साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट बात नहीं करते। जो आप इन पर्सन जाके किसी से मिलते हैं ना, उस सोशल इंटरेक्शन के आपकी मेंटल हेल्थ पे या डेली लाइफ पे बहुत बेनिफिट्स होते हैं। तो इसके अलावा आप नोटिफिकेशन ऑफ करने के अलावा दूसरा आप काम ये कर सकते हैं, आप अपने घर वालों के साथ या अपने कोलीग के साथ या अपने दोस्तों के साथ इस तरह टाइम ज़्यादा स्पेंड करें। लेकिन वो तो डॉक्टर साहब ऐसे ही नहीं है कि अब होता ही है कि वालिदैन जो अपने अपने कमरों में वो भी मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, और आपने जनाब उनसे मिलना भी ऐसे लगता है जैसे कई दिनों के बाद ऐसे ही मुलाकात है। हुई है। तो वो ऐसे जैसे अक्सर एक मीम भी देखते हैं ना कि यार आज लाइट चली गई, नेट बंद हो गया, तो अब घर वालों से मिलने का मौका मिला है तो पता चला वो भी अच्छे लोग हैं। इस तरह की आपने वो जी मीम सुनी बिल्कुल। होगी। तो ये बाकी आपने बातें बहुत अच्छी की हैं। इसके अलावा एक और भी लोगों को आदत है, सुबह सो के उठते हैं ना तो फौरी मोबाइल उठा लेते हैं। तो हम्म। इस पे भी शायद के आपकी क्या राय है कि ये कोई अच्छी चीज़ है? डॉक्टर सामा, एडिक्शन जो कहते हैं ना, किसी को किसी चीज़ का नशा है, उसकी जो सबसे ज़्यादा स्वेरिटी के बारे में एक पॉइंट हमें पढ़ाया गया है कि जो जिस चीज़ का आपको नशा है, अगर वो नशा आप सुबह उठते टाइम ही करें ना, तो वो इसका मतलब है कि वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अंदर तक चला गया। चला गया है। ठीक है, तो इसी तरह कुछ जो बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, वो सुबह उठते ही पहला काम शराब पीते हैं वो। ठीक है, स्मोकर जो है जब बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करना शुरू कर दें, आप देखेंगे वो सुबह पहले उठते ही उन्होंने स्मोक करना है। तो मोबाइल एडिक्शन का भी यही हाल है। बहुत ज़्यादा जो लोग मोबाइल के एडिक्ट हो चुके होते हैं, अभी सुबह आंख खुली और पहला उनका क्या काम है कि कोई देखना है। अगर किसी ने नोटिफिकेशन भी ऑफ किए हैं, वो खोल के देखता है, अच्छा व्हाट्सएप पे कोई मैसेज नहीं आया, फेसबुक पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। वो असल में एडिक्शन में डोपामीन का बड़ा रोल होता है ना, तो उनका माइंड ना वो सर्च कर रहा होता है कि कोई हमें क्रिस्पी सा नोटिफिकेशन मिले, कोई क्रिस्पी सा टेक्स्ट मिले, ताकि थोड़ी बहुत डोपामीन माइंड में रिलीज हो और वो प्लेयर वाली फीलिंग आए। सही है। यानी आपने इनडायरेक्ट ये बात कही है कि पहले तो लोग सुना करते थे या हम सुनते थे कि जनाब उसे अल्कोहल का नशा है, उसे सिगरेटों का नशा है, या फिर वो चरस पीता है। अब जनाब ये नया नशा भी मार्केट में वजूद में आ गया है जिसका नाम मोबाइल मोबाइल। एडिक्शन है, और ये काफ़ी तबाहकुन है बाकी सब चीज़ों से। ये आपको अपने दोस्तों से जेलसी में मुब्तला कर सकता है, अपने प्यारों से किनारा कशी पे मुब्तला कर सकता है, आपको पता चले बगैर आपको बहुत से मेंटल इश्यूज़ में मुब्तला कर सकता है। तो इसलिए आज की इस गुफ्तगू में बहुत अहम बात जो हमने आपके साथ करने की कोशिश की है कि मोबाइल का इस्तेमाल ज़रूर करें, मोबाइल को आप इस्तेमाल करें, मोबाइल आपको इस्तेमाल ना करें। ये एक अहम चीज़ है कि हम मोबाइल के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं, हम मोबाइल को इस्तेमाल नहीं कर रहे। टेक्नोलॉजी हमारे लिए बनी है, हम टेक्नोलॉजी के लिए नहीं बने। तो डॉक्टर साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपकी फील्ड में सबसे जो आम रोज़मर्रा की बुनियाद में अगर आपके पास 100 मरीज़ आते हैं तो उसमें से 70-80
किस तरह की बीमारियों में मुब्तला होते हैं? वो कॉमन बीमारियाँ क्या हैं जो ज़्यादा आपकी फील्ड में पाई जाती हैं? जी डॉक्टर साहब, जो सबसे कॉमन बीमारी है नफ्सियात में वो तो डिप्रेशन ही है, जिसमें मतलब 100 में से मैक्सिमम लोग डिप्रेशन के ही हमारे पास आते हैं। उसके बाद एंग्जाइटी आ जाती है, उसके बाद कन्वर्जन डिसऑर्डर या फिर स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर आ जाता है। तो डिप्रेशन के बारे में अगर थोड़ा सा मैं बताऊं तो डिप्रेशन में यही है, मूड उदास परेशान रहने लग जाएगा। डिप्रेशन आप सिंपल यही समझें कि आपका कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ है ना, एक बिजनेसमैन है, उसका 4-5 करोड़ का लॉस हो गया, तो उसके बाद जो उसको अलामतें आएंगी ना, अगर वो 15 दिन से ज़्यादा हो जाए ना तो डिप्रेशन की होंगी। ठीक है, वो उदास परेशान रहना, छोटी छोटी बात पे रोना, नींद ना आना, वो सारी अलामत। बस एक चीज़ का ज़रा ध्यान रखना पड़ता है कि जो यंग जनरेशन है ना, मिसाल के तौर पे 18 साल 20 साल के बच्चे, ये जब डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो इनमें रोना या लो मूड इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता। इनमें ज़्यादा चीज़ प्रोमिनेंट होती है इरिटेबिलिटी। मतलब आपने अक्सर सोचा होगा, माँ बाप कहते हैं बच्चे ਨੂੰ पता नहीं की हो गया आजकल ना, ਐਵੇਂ ही गुस्सा करी ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਐਵੇਂ ही हुँ। निक्की निक्की गल ते पता नहीं क्यों मुंह बनया होया। तो असल में ना वो डिप्रेशन की एक बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है यंग जनरेशन में, इरिटेबिलिटी, छोटी छोटी बात पे बच्चा आगे से लड़ने को दौड़ता है, एक्सेट्रा। तो ये कुछ आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि हमारे जो पेरिफेरल एरियाज़ है ना, वहाँ पे जो नफ्सियात की बीमारियाँ ना, उनकी अद्वियात ना शुरू भी करा दी जाती हैं। बहुत से डॉक्टर, एक नहीं, बाज़, मैं डॉक्टर तो नहीं कहूँगा, बाज़ का जो क्वैक्स है ना, हम्म। वो एक भी नहीं, 3-3 दवाइयाँ जो हैं डिप्रेशन या साइकेट्रिक इलनेसेस की एडवाइस कर देते हैं, और मरीज़ को पता तक भी नहीं होता। और एक तो उन्हें इस्तेमाल करने की मकदार भी ठीक नहीं होती, दौरानिया भी ठीक नहीं होता, और लेकिन लोग ले रहे होते हैं। तो ये किस हद तक डैमेजिंग है या नुकसानदेह है ऐसे मरीज़ों के लिए? क्या वो मतलब उनके लिए मतलब मेरी तो ये बहुत दुश्वार गुज़रती है कि जनाब पता भी नहीं चला और वो दवाई भी खा रहे हैं, और वो खा भी एवं ही खा रहे हैं, जब खा ली कभी छोड़ दी। हम्म। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? असल में डॉक्टर उसामा, जो चीज़ फील्ड है ना वो डिफरेंट होती है, लेकिन जो इंसान है ना वो डिफरेंट चीज़ है। मतलब मेडिकल एक फील्ड है, तो इसके बड़े बहुत ज़्यादा एथिक्स हैं, आपने पेशेंट को ऐसे ट्रीट करना है, ये करना है। लेकिन मसला ये है कि डॉक्टर जो हैं वो मेडिकल फील्ड नहीं है, वो इंसान है। ठीक है, हर इंसान ने अपने माइंड में अपने एथिक्स बनाए हुए हैं। और आपको पता है आजकल हर इंसान का सबसे बड़ा जो खुदा उसने अपने माइंड में बनाया हुआ है वो पैसा है। उसे वो पैसा चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से आ रहा है, वो मरीज को नुकसान पहुंच रहा है। हर डॉक्टर की बात नहीं कर रहा, बहुत बहुत एथिकल डॉक्टर भी हैं। लेकिन जैसे आपने बात की क्वैक्स जो हैं, तो वो अक्सर ऐसी मेडिसिन ऐड कर देते हैं मरीज को बताए बिना। असल में उनका, वो नॉर्मल लोगों को भी ये दवाइयाँ ऐड कर देते हैं ना, ताकि वो डिप्रेशन की दवाई ऐड कर दी, मरीज को सुकून हुआ। जब पेशेंट सुकून फील करता है तो ऑब्वियसली बात है कि वो डिजीज या बीमारी की तरफ उसका ध्यान इतना जाएगा ही नहीं। और फिर वो जो आप बातें, वो डॉक्टर के हाथ में तो शिफा है, एक्सेट्रा, ये चीज़ें और ये बातें और ये प्रिविलेज हासिल करने के लिए ना वो इस तरह की हरकतें करते हैं। एक और डॉक्टर सामा मैं बात करना चाहूँगा, असल में जो हमेशा जो मशवरा है ना, अपने एक्सपर्ट के फील्ड से लेना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, बिल्कुल, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, हैं हम दोनों डॉक्टर, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन अगर मैं, कोई मेरे पास पेशेंट आया है, कोई मैदे का उसे मसला है, और अगर मैं उसे आपके पास रेफर करने की बजाय, मैदे की दवाइयाँ मुझे भी आती हैं ना, मैंने भी पढ़ी हुई हैं, बिल्कुल, लेकिन अगर मैं उसको प्रिस्क्राइब करने लग जाऊंगा तो वो गलत बात है ना। ठीक है, बिल्कुल। स्पेशलिटी वो आपकी है, अब फायदे नुकसान उसके सबसे ज्यादा आपको पता है। तो हमेशा सेहत के बारे में लोग ये ख्याल नहीं करते कि सेहत का मसला जो है, अगर किसी को मैदे का मसला है, जिगर का मसला है, वो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास जाए। जहन का मसला है, नफ्सियात के बारे में जाए। लेकिन सेहत के बारे में लोग मोहल्ले वाले से भी किसी से मशवरा कर लेते हैं, और मशवरा करने के बाद अमल करना भी शुरू कर देते हैं। अभी कल ही एक यंग लड़का था, वो मुझसे मशवरा कर रहा था कि डॉक्टर साहब, मैंने ना फेसबुक पे एक रील देखी है, उसमें कह रहे थे कि शुगर ना बीमारी बीमारी कोई नहीं होती, ये बस एक ज़हनी मसला है जो लोगों ने सर पे सवार किया होता है। तो ये एमी बस डॉक्टरों ने बनाया हुआ, शुगर शुगर बीमारी कोई नहीं होती, एमी डॉक्टर अपनी दवाइयाँ बेचते हैं। तो देखें, वो बच्चे के जहन में काफ़ी हद तक वो कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो गया था, और वो रील या वो वीडियो कितने लोगों तक गई होगी, और जिसने बनाई है ऑब्वियसली बात है वो डॉक्टर नहीं होगा ना। तो इससे मुतल्लिका एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब यूट्यूब पे और एक दो और प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ना
जो लोग वाक़ई ही क्वालिफ़ाइड हैं ना, उन्होंने अपने वो स्पेशल टिक बॉ मार्क्स जो है ना, वो लगाने शुरू कर दिए हैं। जी। अगर आपसे गुज़ारिश ये है कि ऐसी कोई भी जो आप इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर देखें, पहले ये तसल्ली करें कि ये बात कौन कर रहा है। अगर वो तो खुद एक डॉक्टर है, तो फिर आप हो सकता है उसको थोड़ी बहुत अहमियत दें। लेकिन अगर वो एक जस्ट रैंडम बंदा है, वो चलते-फिरते उसने कोई वीडियो बना दी, हुँ। तो इसमें कसूर फिर आपका अपना भी है कि आपको पहले तहकीक करनी चाहिए कि ये बात किस हद तक सच हो सकती है। उसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक ये होता है कि वो करने वाला बंदा कौन है। बहुत सी हमने कीमती बातें की हैं, मकसद था आपकी अवेयरनेस, आप तक अच्छी बातें पहुँचाना। और आखिर पे मैं डॉक्टर मोहसिन से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारी जनरल पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो ख़ास तौर पे आप उनको चाहें कि उनको ज़रूर उस पे अमल करना चाहिए? अच्छा, इससे पहले डॉक्टर साहब मैं आपको एक छोटी-सी एक बात करना चाहूँगा अपनी पब्लिक को कि देखें कैंसर के मरीज़ होते हैं, दिल के मरीज़ होते हैं और डॉक्टर साहब आपने कभी मेदे जिगर में कोई कैंसर का मरीज़ देखा हो जो मरना चाहता हो? कभी ऐसा हुआ है? उसकी मेंटल हेल्थ ठीक हो लेकिन वो मरना चाहता हो? मैंने 1-2 ऐसे देखे हैं जो अपनी ज़िंदगी से इतने बेज़ार हो चुके थे, हुँ। वो कहते हैं कि मैं अब जीना नहीं चाहता। वो बेशक कोई ना भी कैंसर हो, तो उसके बगैर भी कई से ऐसे हाँ। पेशेंट देखने को मिले हमें। तो अक्सर में बात करने का मकसद यही है कि किसी इंसान को कितनी भी सीवियर बीमारी हो ना, जब तक उसकी मेंटल हेल्थ खराब नहीं ना कर रही, वो इंसान ज़िंदा रहना चाहेगा। ठीक बिल्कुल। है? लेकिन दूसरी तरफ आप देखें एक इंसान के पास सब कुछ है, स्टूडेंट है या कोई बिज़नेसमैन है, अगर वो डिप्रेशन का शिकार है, उसके पास सब कुछ है, उसके पास सेहत है, उसके पास पैसा है, फैमिली है, ठीक है? लेकिन सब कुछ होने के बावजूद उसमें सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं डिप्रेशन की वजह से और वो अपनी जान देना चाहता है। लेकिन एक दूसरी तरफ बंदा है जिसको कोई बहुत ही सीवियर बीमारी है, कैंसर की है, लेकिन फिर भी वो होप ढूँढ रहा होता है कि डॉक्टर साहब कोई छोटा जिहा ते दसो ना, कोई हल दसो, कोई ते तरीका होएगा ना बचन दा। एक वो बंदा है जिसके लिए मौत कन्फर्म है और वो छोटी-छोटी कोई ढूँढ रहा है, कोई तो मिल जाए मुझे ज़िंदा रहने के लिए। और एक दूसरी तरफ वो है जिसके पास सब कुछ है और वो कोई ना कोई तरीका ढूँढ रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी कैसे ख़त्म करूँ। तो ये बात करने का मकसद ये है कि मेंटल हेल्थ की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आपकी डेली लाइफ़ में। और आम पब्लिक के लिए 2-3 चीज़ें हैं, अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ बेहतर करना चाहते हैं तो उसका जो सबसे पहले तो सोशल मीडिया का यूज़ कम करें, ठीक है? जो कि बहुत से लोग नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो दूसरा ये है कि अपनी नींद को इम्प्रूव करें और जो तीसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, जो रिसर्च ने भी प्रूव किया है, जो आपकी ज़िंदगी की जो मुद्दत है उसको बढ़ाता है, वो सबसे ज़्यादा पॉज़िटिव सोशल इंटरैक्शन होते हैं, ठीक है? आपकी लाइफ़ में जितने ज़्यादा पॉज़िटिव सोशल इंटरैक्शंस होंगे ना, उतना ही आपका लाइफ़ स्पैन ज़्यादा होगा। पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शन का मतलब ये है कि जिन लोगों से मिलके आपको खुशी होती है, नेगेटिव लोगों की बात नहीं कर रहा कि जिनसे मिलते हैं और आपको स्ट्रेस उल्टा होने लग जाती है। वो रिश्तेदार या वो दोस्त कोई ऐसी बात कर देते हैं जिसके बाद आपकी वैसे ही हालत खराब होना शुरू कर देती है। तो पॉजिटिव इंटरेक्शन का मतलब ये है कि जिनसे मिलके आपको खुशी खुशी होती है, मिलती है। वो जितने लोग आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा होंगे ना, उतना ही आपका लाइफ स्पैन बढ़ेगा। बिल्कुल, तो डॉक्टर मोहसिन आज की इस जो गुफ्तगू में हमने बहुत सी कीमती बातें की। मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इन बातों पर अमल भी करें। और आखिर पर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, हुँ। आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला लोगों की अवेयरनेस के लिए और इस सेशन में पार्टिसिपेट किया। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़। आपकी कोई किसी किस्म की क्वेरी हो जिसमें आप कोई सवाल पूछना चाहते हो, आप डॉक्टर साहब से मिलना चाहते हो, उनसे रब्ता करना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो का इन दी एंड यही मकसद था कि मेंटल हेल्थ को भी सीरियस लिया जाए। ये भी आम बीमारियों की तरह एक बीमारियां हैं और इनकी बर वक्त तशख़ीस और इलाज और काबिल मुस्तनिद डॉक्टर से मिलकर इसका इलाज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।